एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो एक बार फिर से जो इकोनॉमिक्स का डिस्कशन और जो रिवीजन मैं करा रहा था उस पे फिर से वापसी करते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जंप करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट पे, ताकि इसको मैं आपको समझा के जल्दी से नेक्स्ट चैप्टर पे आऊं और थोड़ा फास्ट हम चले, ताकि मैक्रो इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करने के बाद जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको भी कवर अप कर लें, ज्यादा से ज्यादा उस पर डिस्कशन कर लें। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है, इसको हिंदी में हम विदेशी मुद्रा भंडार भी कहते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, also called as a forex reserve, are cash and other reserve assets such as gold held by a central bank that are primarily available to balance of payment of a country। अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करते हैं तो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का जो सिर्फ मतलब नहीं होता है वो यूएस डॉलर से सिर्फ मतलब नहीं होता है, बल्कि इसके अलावा इसमें गोल्ड और भी बाकी तरीके की एसेट्स आती हैं। Again, foreign exchange reserve are asset held on reserve by central bank and foreign currencies. Refers to a foreign currency. The stock of foreign currency should be kept with RBI and it should be in terms of US dollar. ये एक पुरानी वैल्यू मैं लिखा हूं, लेकिन अभी करंट टाइम में अगर आप देखोगे तो $1 जो है 87 INR के बराबर चल रहा है। तो वो सारी करेंसी जो डोमेस्टिक करेंसी के कंट्री के अलावा को किसी और देश में भी चलती है, वो सब फॉरेन करेंसीज होती है और उसके पूरा एक स्टॉक को मेंटेन करने को हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहते हैं। यहाँ पे एक सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि भाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को की डिमांड क्यों होती है। सबसे पहला रीजन क्या होता है? रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन। यानी इंटरनेशनल लोन्स वगैरह को अगर रीपे करना है तो उसके लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की जरूरत पड़ती है। दूसरी बात, इंपोर्ट। अब देखिए, दुनिया में कोई भी कंट्री अगर हो तो वो पूरी तरीके से, आपको पता होगा कि पूरी तरीके से कोई भी दुनिया का कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। अब इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो हमें बहुत बड़े वॉल्यूम में ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब इसका इंपोर्ट करना है तो ऑब्वियसली इसका पेमेंट भी करना है। तो पेमेंट करना है तो क्या करना है? पेमेंट करने के लिए यू विल बी इन नीड ऑफ यूएस डॉलर। देन कम्स द ग्रांट एंड डोनेशंस। अब देखिए, ग्रांट एंड डोनेशंस वगैरह भी आपको पे करना होता है, तो उसके लिए भी हम देखते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की जरूरत होती है। पेमेंट ऑफ इनकम, अगर मान लीजिए कि आपको इनकम वगैरह की पेमेंट करना है तो वहां पे भी आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की जरूरत होनी चाहिए। स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि आप एक तरीके से कह सकते हो कि डेली बेसिस पे वो जो है परचेज करते हैं, डेली बेसिस पे सेल करते हैं। ठीक है ना, तो वहां पे भी उनको भी जरूरत होती है ताकि वो स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग करके कुछ पैसा बना ले। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के क्या क्या अपने सोर्सेज होते हैं, यानी कहाँ कहाँ से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आप इकट्ठा कर सकते हो, तो सबसे पहली चीज जो होती है वो आपकी क्या होती है? एक्सपोर्ट होती है। यानी एक्सपोर्ट जो आप करते हो उससे बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आप इकट्ठा कर लेते हो। उसके बाद दुनिया भर के कंट्री जो आपके अपने देश में लाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो FDI के फॉर्म में हो, ओके, या फिर FII के फॉर्म में हो, ये क्या होता है? ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि दिस इज अ सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच यू आर रिसीविंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो होता है, ठीक है ना, वहां से आप जो लोन वगैरह पाते हो उसके थ्रू भी आप अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बढ़ा सकते हो। ग्रांट एंड डोनेशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के जैसे कोने में आप फॉरेन ग्रांट और डोनेशन देते हो तो दुनिया भर के देश और दुनिया भर की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो भी आपको ग्रांट देती है, डोनेशन देती है। रेमिटेंसेस बाय नॉन रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो दुनिया भर के देशों में भारतीय जो हैं जाके काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं और वहां पे पैसा कमा रहे हैं, और पैसा कमाने के बाद जब वो इंडिया के अंदर बहुत सारा फॉरेक्स लेके आते हैं, तो ये फॉरेक्स जो होता है ये भी बेसिकली आप एक तरीके से कह सकते हो कि ये अल्टीमेटली जो है वो इंडिया की जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की जो वेल्थ होती है, कहीं ना कहीं उस वेल्थ को ऑब्वियसली ये बढ़ाता है। जैसे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक पुराना डेटा भी मैंने लिखा था, कोविड के बाद का ये डेटा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया टॉप रेमिटेंसेज है, यानी सबसे ज्यादा इंडियंस जो है दुनिया के बाकी कंट्रियों में हो और वहां से बहुत बड़ी तादाद में अमाउंट ऑफ मनी का फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्सचेंज रेट कैसे वर्क करता है, कितने तरीके के एक्सचेंज रेट होते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या है? फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है? यहाँ पे वैल्यू ऑफ करेंसीज फिक्स होती हैं।
ठीक है ना, जिसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। हियर द वैल्यू ऑफ करेंसी विल बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। जैसे 1 यूके को 4 ग्राम ऑफ गोल्ड के बराबर माना गया, $1 को 2 ग्राम ऑफ गोल्ड को के बराबर माना गया। तो अगर उसमें करेंसीज आपस में कन्वर्जन करते हैं तो क्या निकल के आएगा, आपस में कन्वर्जन करेंगी तो 1 यूके विल बी, यूके पाउंड विल बी इक्वल टू $2, यानी $2 दे के 1 यूके पाउंड लिया जा सकता है या फिर 1 यूके के बदले $2 पाया जा सकता है। दूसरा क्या है, ब्रेटन वुड सिस्टम और एडजस्टेबल पेग सिस्टम। हियर द डिफरेंट करेंसीज विल बी पेग्ड टू वन करेंसी दैट इज यूएस डॉलर। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में आप देखोगे तो पहले गोल्ड स्टैंडर्ड था, यानी हर एक करेंसी जो है उसको पेग किया गया था, टाई किया गया था, सेट किया गया था, किससे, गोल्ड से। लेकिन अब किससे किया गया है, यूएस डॉलर से उस जमाने में किया गया था। फिर उस पर्टिकुलर सिस्टम को यानी फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को किसने रिप्लेस किया, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल है तो इसमें क्या होगा, ये सिस्टम 1977 में आया। इस एक्सचेंज रेट सिस्टम के हिसाब से क्या हो गया कि द वैल्यू ऑफ करेंसी विल बी डिटरमाइंड बाय द सप्लाई ऑफ एंड डिमांड फोर्सेस इन द फॉरेक्स मार्केट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ free exchange rate as it is determined by the free play of supply and demand forces in the international market। ठीक है, इस में क्या होता था, यहाँ पे क्या है, द रेट एट विच डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू सप्लाई इज called as par rate exchange or equilibrium। Here the country don't try to intervene and manipulate their country currencies। यहाँ पे कंट्री की करेंसी की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पर डिटरमाइन होगी कि डिमांड और सप्लाई का क्या खेल चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और करंट टाइम में यही सिस्टम चलता है जिसको हम कहते हैं मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है ना, इस सिस्टम को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे किसी भी कंट्री की जो करेंसी होती है उसकी जो वैल्यू के डिटर्मिनेशन का इशू होता है। जैसे अगर हम रिसेंट टाइम में देखें कि रिसेंट टाइम में बड़ी तादाद में हमारी इंडियन आईएनआर की वैल्यू जो है वो फॉल कर गई यूएस डॉलर के मुकाबले। ठीक है, आईएनआर क्या है, फॉल कर गया एज कंपेयर टू यूएस डॉलर। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, यहाँ पे सिंपल सी एक बात है कि जिस करेंसी की डिमांड ज्यादा होगी उस करेंसी की वैल्यू भी ऊपर भाग जाएगी, और जिस करेंसी की डिमांड कम होगी ऑब्वियसली वैल्यू भी नीचे आएगी। तो आरबीआई करती क्या है कि इसकी वैल्यू यानी डॉलर की सप्लाई बढ़ा देती है, खूब बेचना शुरू करती है, और उसके बदले डिमांड किसकी करती है, डिमांड करती है आईएनआर की। तो ये पर्टिकुलर सिस्टम के थ्रू आरबीआई जो होता है, जो $1 इज इक्वल टू इंडियन रुपीज की वैल्यू में प्रॉब्लम आ गई है, उस प्रॉब्लम को किसी ना किसी हद तक उसको एक तरीके से आप कह सकते हो कि बैलेंस कर देता है। अच्छा, a managed floating exchange rate is an exchange rate system that allows a nation's central bank to intervene regularly in the foreign exchange market to change the direction of the currency's float and reduce the amount of currency volatility। This exchange rate system is also known as dirty float। इसको dirty float भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि managed floating rate system को और क्या कहा जाता है। Managed floating rate is a tool employed by country's central bank to restore the value of country currency as compared to other currency within the desired limit, even when exchange rate is determined by market forces of demand and supply। This policy is almost similar to the repo rate policy of RBI, by which it regulates the market rate of interest in the domestic money market। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो आप देखोगे कि करेंसी की वैल्यू जो गिरती है, फॉल करती है या इंक्रीज करती है, और उसमें हम देखते हैं कि वैल्यू आईएनआर किस तरीके से बिहेव कर रहा है एज कंपेयर टू यूएस डॉलर। तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई का जो मामला होता है जिसको आरबीआई कंट्रोल कर रहा है, उस टूल के थ्रू कहीं ना कहीं हम अपनी इंडियन करेंसीज की वैल्यू को बहुत ज्यादा गिरने से बचा लेते हैं। अच्छा, अब देखिए एक बात और यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि अगर हम ये डिस्कशन करने से पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे एक्सपोर्ट के टाइम आप देखोगे और इंपोर्ट के टाइम अगर आप देखोगे, एक यहाँ पे बात बता दे रहा हूं कि दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है डेप्रिसिएशन, एक होता है एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जब इंडियन करेंसी की वैल्यू गिर जाती है, और एप्रिसिएशन का मतलब होता है जब इंक्रीज हो जाती है। अब इसका क्या मतलब है, $1 इज इक्वल टू 87 रुपीज है, लेकिन अगर $1 इज इक्वल टू 89 या 90 रुपीज हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली आप कहोगे कि करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है, क्योंकि डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपीज जो है वो फॉल करता जा रहा है।
अप्रिशिएट कैसे होगा कि $1 इज इक्वल टू 85 रुपीज हो जाए या $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारी करेंसीज अप्रिशिएट होंगी। अब देखो ये माना जाता है कि जब एक्सपोर्ट का टाइम चल रहा होता है तो एक्सपोर्ट के टाइम के वक्त आपकी डेप्रिसिएशन जो होता है ना वो बेनिफिशियल साबित होता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि पहले आप एक सामान बेचते थे और जब पैसा पाते थे तो 87 रुपए के हिसाब से आपको पैसा मिलता था, लेकिन अब वही सेम कमोडिटी जब आप बेच रहे हो तो 90 के हिसाब से पैसा मिलेगा। तो हर कमोडिटी के पीछे तकरीबन तकरीबन 3 रुपए का फायदा हो रहा है। लेकिन इंपोर्ट के वक्त यही डेप्रिसिएशन आपके लिए बहुत महंगा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि पहले आप सामान 87 रुपए के हिसाब से खरीद लेते थे, यानी 87 रुपए देते थे, $1 पा जाते थे और जो पेमेंट होता था वो कर देते थे। लेकिन अब पेमेंट करने के लिए हर डॉलर को एक्वायर करने के लिए तकरीबन तकरीबन 3 रुपए आपको ज्यादा लगाना पड़ रहा है, विच इज ऑब्वियसली अ सॉर्ट ऑफ प्रेशर और सॉर्ट ऑफ हेडेक होता है। अब डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की बात करें तो सिंपल है, बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिमांड होता है। आपको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ये हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा ओरिजिन, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। अच्छा, यहां पे हम कर लेते हैं रेट ऑफ फॉरेक्स और यहां पे क्या कर लेते हैं, डिमांड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या होता था, जैसे मान लीजिए कि जब एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो डिमांड होगी वो कम होगी। लेकिन हमने ये पढ़ा है कि जैसे ही प्राइस कम होती है डिमांड बढ़ जाती है, यानी इसका मतलब जैसे एक्सचेंज रेट नीचे आएगा, यानी जैसे ही हम ये देखेंगे कि हमारी करेंसीज सस्ती होंगी तो अब क्या होगा कि डिमांड जो होगा वो ऊपर भाग जाएगा। यानी मान लेते हैं कि R1 वो पॉइंट था जब $1 88 के बराबर था, और तो हम कितनी डिमांड कर रहे थे उस वक्त, हमारी जो डिमांड थी वो OQ 0 के बराबर था। R2 का मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं कि अब $1 जो हो गया है वो 85 रुपया हो गया है, 3 रुपए का फायदा है, तो अब जो डिमांड होगी वो OQ1 के करीब होगी। ठीक है ना, तो यानी ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है ये बता रहा है कि दिस इज अ पॉजिटिव इंडिकेशन दिया जा रहा है कि डिमांड यहाँ पे इंक्रीज होगी। अब जरा सप्लाई की बात कर लेते हैं, सप्लाई और फॉरेन एक्सचेंज की बात कर लेते हैं। तो जिस तरीके से सप्लाई के केस में हमने देखा है कि प्राइस इंक्रीज होगी, सप्लाई इंक्रीज होगी, प्राइस फॉल होगी, सप्लाई फॉल होगी, ये हमने पढ़ा है। ठीक है ना, अब हम जरा सा इधर की तरफ आ जाते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए तो सबसे पहले क्या होगा कि मान लो जो एक्सचेंज रेट था वो R0 के बराबर था, तो कितनी सप्लाई होगी, OQ0। यानी जब थोड़ा सा रेट ठीक ठाक था तो हमने थोड़ी सी सप्लाई की, लेकिन अगर मान लीजिए कि एक्सचेंज रेट ऊपर भाग जाता है, R1 भाग जाता है, तो वहां पे हम देखेंगे कि जो हमारी क्वांटिटी होगी वो यहाँ पे चली आएगी, तो ये अपवर्ड स्लोपिंग होगा, ये ऊपर की तरफ ये जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका रेट ऑफ फॉरेक्स। ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपकी डिमांड। ठीक है ना, तो ये है आपका सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो ये छोटा सा टॉपिक था जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क एंड गिव योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, वहां से भी आप सवाल पूछ सकते हैं। सवाल पूछेंगे तो मैं उस पर एक प्रॉपर रिप्लाई आपको दे दूंगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर, सो कीप ऑन वाचिंग इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। थैंक यू।